हाय बच्चों, आज हम लोग गॉस की प्रमेय देखेंगे। गॉस की प्रमेय इस लेसन में सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है पूरे लेसन को समझने के लिए तो वो है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश का मतलब एरिया वेक्टर। इसका तात्पर्य क्या है? इस शब्द का तात्पर्य क्या है? एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है ये सदैव लंबवत होता है। पहला पॉइंट, सदैव लंबवत होता है। लंबवत होता है। दूसरा पॉइंट, बाहर की ओर होता है। बाहर की ओर होता है। बच्चों, क्षेत्रफल सदिश जो होता है ये कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो सदैव लंबवत होगा। और कहाँ होगा? सदैव बाहर की ओर होगा। जैसे कि अगर हम लोग मान लें कोई एक बिस्किट का टुकड़ा है या कोई एक बिस्किट है। अब इस बिस्कुट को अगर हम देखें, इसके कितने पृष्ठ दिखाई दे रहे होंगे? हमें 6 पृष्ठ दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम बुक को देख लें तो बुक को देखने पर हमें एक पृष्ठ ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, तीसरा ये और चौथा ये, पांचवा ये दिखाई दिया और छठवां ये। अगर हम इसी को उदाहरण के रूप में लेना चाहें तो देखें, यदि ये इस मार्कर की नोक यदि क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करती है तो यदि हम इसे कुछ इस प्रकार रख दें, इस प्रकार रखने पर ये जो पृष्ठ ए है हम इसको ए नाम दे देते हैं। ए पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ जा रहा है? सदैव बाहर की ओर। कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर, मतलब लंबवत जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर, बाहर जा रहा है। अगर ऐसी नोक होती तो कहाँ जाता? अंदर की ओर जाता। यदि इसी पृष्ठ को हम इस दिशा में घुमा दें, रोटेट कर दें, तो क्या हो रहा है? यह देखा जा रहा है कि ये जो पृष्ठ है हमारा ये बाहर की ओर जा रहा है और अब इसकी दिशा क्या हो रही है? बदल रही है। कहाँ? लंबवत की ओर, बाहर की ओर। अब इसकी जिस दिशा में मान लीजिए नीचे की ओर ले जा रहे हैं, नीचे की ओर ले जाने पर इसकी दिशा सदैव नीचे की ओर जा रही है और कहाँ जा रही है? लंबवत बाहर की ओर जा रही है। ये क्षेत्रफल की दिशा होती है। तो किसी भी पृष्ठ की क्षेत्रफल सदिश सदैव लंबवत होता है और बाहर की ओर होता है। एक पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट को अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए कोई एक सरफेस है, कोई एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर हम देखें एक सीढ़ी है। यदि हम सीढ़ी को सीधा से हाथ में पकड़ें तो उसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो एक वेक्टर ऊपर की ओर होगा और एक वेक्टर कहाँ होगा? नीचे की ओर। एक सीधा ऊपर की ओर जाएगा और दूसरा सदैव कहाँ रहेगा? नीचे की ओर। यानी ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। परंतु हम किसी एक दिशा को देखेंगे, एक ही दिशा को हम देखने वाले हैं। हम एक ही दिशा को देखने के लिए नीचे वाले लाइन को रब कर देते हैं और अब देख रहे हैं कि इसकी जो वेक्टर है, वेक्टर का मतलब होता है सदिश, और सदिश का मतलब ये होता है वह राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। यानी सदिश का मतलब यह होता है वेक्टर, और वेक्टर का मतलब यह हुआ जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, वही क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। तो अब हम देख रहे हैं इसमें दिशा भी है। दिशा ये है का मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई भी एक दिशा है और उस दिशा की ओर हम जाने पर हम कितनी दूर जा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड का परिमाण दिखाई दे रहा है। तो इसका जो परिमाण होगा क्या हो जाएगा? एक कैप हो जाएगा। एक कैप क्या है? एकांक सदिश है। अब यदि हम इसको रूपांतरित करें किसी फार्मूला में तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इक्वल, इसका जो परिमाण होगा, परिमाण को हम दो दिशा में लिखते हैं। एक तो हम ऐसे लिख लेते हैं और ए कैप हो जाएगा, और इसी को हम दूसरी भाषा में लिख लेते हैं वेक्टर ए इक्वल ए इंटू ए कैप। अब हम यहाँ पर एक चीज को क्लियर, कक्षा 11 में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान चुके थे। वो क्या था कि मॉड वेक्टर ए इक्वल होता है किसके? ए के।
यानी ये दोनों किसको प्रदर्शित करते हैं, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को, परिमाण को क्या करते हैं बच्चों, व्यक्त करते हैं। चाहे हम इस प्रकार लिखें और चाहे इस प्रकार लिखें, दोनों एक ही चीज को बताते हैं। तो हमारे सामने एक यह समस्या आती है कि हम इसे एग्जाम में लिखें कि इसे एग्जाम में लिखें। तो बच्चों इसे लिखना सबसे सही है। इसे लिखना कुछ स्थितियों में हमें क्या करता है, एक प्रकार से समझने में थोड़ी समस्या आ जाती है। वो भी उस व्यक्ति को समस्या आती है जो व्यक्ति देखता है, जो व्यक्ति लिखा है उसे नहीं दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वो चीजों को समझ रहा है। दिक्कत कहाँ आती है कि जैसे अगर हम ये कहें कि ए में क्या दिशा है, ए में क्या दिशा है, तो आप सोचोगे कि ए में दिशा है या नहीं है। लेकिन अगर हम इसे कहें ए में दिशा है, इस परिमाण में दिशा है, तो आप कहोगे हाँ परिमाण में दिशा है। क्यों कहोगे? क्योंकि इसमें वेक्टर दिख रहा है, इसमें वेक्टर दिख नहीं रहा। इसलिए इस प्रकार लिखना सबसे अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम जिस राशि को हल कर रहे हैं उस राशि में दिशा तो है लेकिन उसका कोई परिमाण नहीं है। तो इस स्थिति पे उसमें दिशा तो है और परिमाण भी है, लेकिन हम इस समय किसका अध्ययन कर रहे हैं, परिमाण का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम आगे चलते हैं। सदिश वेक्टर हो गया, सदिश वेक्टर में क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। क्षेत्रफल वेक्टर में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे गॉस की प्रमेय में जब तक हम गॉसियन पृष्ठ पढ़ेंगे, उस गॉसियन पृष्ठ में हमें क्षेत्रफल वेक्टर बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। जैसे अगर कोई घन है हमारे बीच, एक घन बना लेते हैं। इस लेसन को जितनी अच्छी तरीके आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा है। एक घन है और इसी घन को हम क्या करते हैं, एक अक्षस के बीच में रख देते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। अब हम देख रहे हैं इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इस दिशा में जाएगा। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा बच्चों इस दिशा में। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर होगा बच्चों इस दिशा में। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा इस दिशा में। अब हमारे बीच कितने दिशाएं दिख रही हैं? 4 दिशाएं हमें क्या हो रही दिख रही हैं, x अक्ष, y अक्ष और उसके बाद फिर z अक्ष। मतलब इस प्रकार से हमको 4 अक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नाम दे सकते हैं। और अभी 2 इसमें छुपे हुए हैं। 2 पृष्ठ क्या है इसमें, हिडन है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उन चीजों को हम फिर से देखेंगे जब इस घन को हम खोलेंगे, अलग अलग स्थिति में देखेंगे। अगर हम घन को खोल कर देखना चाहें तो घन को अगर हम खोलते हैं तो घन हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये हमारा एक खुला हुआ घन है, इसमें 6 पृष्ठ आपको क्या होंगे, पूरे पूरे दिखाई देंगे। तो उस प्रकार अब चलते हैं दूसरी हेडिंग की तरफ। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम के व्यू से, लेकिन इन्हीं के भूमिका से आगे की जितनी हेडिंगें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्या होंगे बच्चों, क्लियर हो जाएंगे। अगली हेडिंग यदि हम देखना चाहें तो 2 और महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें। पहला बेलन और दूसरा गोला। दूसरा नंबर क्या रहेगा बच्चों, गोला। तो बेलन में क्या होगा, गोले में क्या होगा। यदि हम बेलन का क्षेत्रफल निकालें, बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करें और गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करें, गोले का क्षेत्रफल, तो इस स्थिति पे हम क्या पढ़ रहे हैं, गॉस की प्रमेय क्या है, अभी उसके बारे में हम देखेंगे। बेलन का जब हम क्षेत्रफल देखेंगे बच्चों तो होगा 2 पाई आर एच। इसका होगा सूत्र होगा 2 पाई आर एच। बेलन का जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों वो क्या होगा, 2 पाई आर एच होगा। और यदि हम उसी समान गोले का देखें, गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर, स्मॉल आर किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ क्या है, 2 चीजें हमें दिखाई दी, बेलन और गोला। इसको इंगित कैसे करेंगे, इसको इंगित करने के लिए इंटीग्रेट लगाएंगे, सरफेस देखेंगे, ये भी DA होगा और ये भी DA होगा।
यदि बेलन के लिए क्षेत्रफल का हम समाकलन करेंगे तो 2πrs लिखेंगे। यदि गोले के लिए हम समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4πr² लिखेंगे। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इन्हीं दोनों को देखकर हम जितने भी सूत्र होंगे उन सब का निगमन करेंगे। अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग जो हमारी आने वाली है वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले किसी क्षेत्रफल, अब आपको बताया गया कितने क्षेत्रफल होंगे। अगर कोई भी पृष्ठ लेंगे उसमें 6 पृष्ठ होंगे और सभी पृष्ठ के अपने अपने क्या होंगे, क्षेत्रफल होंगे। जैसे एक ये है, 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 एक ये। अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरा है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरा है, इसलिए सभी पृष्ठों का अपना अलग अलग क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल होगा। तो कह रहे हैं किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। फिर से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है, इसके सूत्र पूछ लिए जाते हैं, इनके मात्रक क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लो। कह रहा है किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले। तो अगर हम मान लें एक कोई आवेश है, एक कोई पार्टिकल ऐसा पार्ट है, ऐसा पदार्थ है जिसको हम क्या किए हैं, धन आवेश से चार्ज करते हैं। अब चार्ज करने पर हमें पता है कि जब इससे पहले वाले लेसन में कूलाम के नियम में वैद्युत क्षेत्र वाले लेसन में हमें पता था कि एकांक आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र, एकांक आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसके अंदर वैद्युत बल का अनुभव हो, जिसके भीतर वैद्युत बल का अनुभव हो, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो जैसे ही इस आवेश को रखेंगे बच्चों, तुरंत इसके चारों ओर क्या होंगे, एक किरणें पैदा हो जाएंगी ऐसे। और ये किरणें कैसी होंगी, ये किरणें बच्चों काल्पनिक होंगी, इन्हें आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ मापा जा सकता है। ऐसे ढेर सारी किरणें क्या होंगी, चारों ओर फैल जाएंगी। ढेर सारी किरणें बच्चों इनके चारों ओर क्या हो जाएंगी, ऐसे चारों ओर फैल जाएंगी। जब चारों ओर सभी किरणें एक जैसे फैलेंगी तो हम देखेंगे कि इस आवेश के चारों ओर जब बल रेखाएं फैल गई तो हम इसमें सरफेस रखेंगे, कोई पृष्ठ बनाएंगे। वो पृष्ठ कुछ इस प्रकार का होगा। दूरियां अलग अलग होती रहेंगी। दूरियां बढ़ती जाएंगी और पृष्ठ का क्षेत्रफल वही रहता जाएगा। अब देखेंगे ये पहला पृष्ठ हमारा है, ये पृष्ठ 2 है और ये पृष्ठ 3 है। अब हम देख पा रहे हैं क्या कहे, परिभाषा क्या कहती है, किसी क्षेत्रफल से, इस पृष्ठ का अपना क्षेत्रफल है, इस पृष्ठ का अपना क्षेत्रफल है, इस पृष्ठ का अपना क्षेत्रफल है। किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों, ये सभी वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब आपको पहले लेसन में वैद्युत बल रेखाएं कई बार पढ़ाया जा चुका है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एकांक आवेश से के चारों ओर फैल जाती हैं, और ये रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। कहने का तात्पर्य फिर से परिभाषा देखें, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से समझ लेते हैं कि एकांक आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसके अंदर या जिसके भीतर वैद्युत बल का अनुभव हो, यानी हमें करंट का अनुभव हो, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम अलग परिभाषा समझ लें, जैसे परिभाषा ये है कि एक फुहारा ले लेते
और उस फुहारे को हम ऑन करते हैं तो फुहारे से पानी क्या होता है, निकलना शुरू हो जाता है। अब हम अपने हाथ को हम वहाँ तक लेकर आएँ जहाँ तक उस फुहारे के छींटे हमारे हाथ को स्पर्श न कर पाएँ। इसका मतलब हम फुहारे के एरिया के बाहर हैं, और यदि हमारे हाथ पर वो फुहारा स्पर्श कर देता है, छींटे पानी के छींटे हमारे हाथ पर स्पर्श करते हैं, यानी हम उस फुहारे के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। सेम वही प्रक्रिया जैसे कि कोई इत्र लगाया हुआ व्यक्ति जब हमारे सामने से गुजरता है तो हमें उसकी महक हमें महसूस होती है, लेकिन हमसे 100 मीटर या 200 मीटर दूर खड़ा हुआ व्यक्ति उस महक को महसूस नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य जब वो इत्र लगाकर व्यक्ति हमारे पास से गुजरता है तो उसके इत्र की जो एरिया है उस एरिया के अंदर हम खड़े हैं, इसलिए हम उसका अनुभव कर पा रहे हैं, और जो उस एरिया के बाहर खड़ा है वो उस इत्र के महक का अनुभव नहीं कर पा रहा है। सेम वही प्रोसेस इसका होता है कि जब बल रेखाएं निकलती हैं तो पृष्ठ को पार करती हैं। तो जब हम इस पृष्ठ को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 रेखाएं इस पहले यानी ए वाले पृष्ठ को 12 रेखाएं पार कर रही हैं। बी वाले में जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी बी वाले को कितनी रेखाएं पार करती हैं? 9 रेखाएं। और फिर यहाँ चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसको भी सी वाले भी किसको पार करनी है, यानी ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे दूर जाने पर कुछ ना कुछ कम होती जाती हैं। जो सबसे निकट होंगी, आवेश के जो सबसे निकट पार्ट होगा उसमें बड़ रेखाएं सबसे ज्यादा प्रवेश करेंगी। कहने का तात्पर्य हम यदि ट्रांसफार्मर के पास हमको करंट लगता है उसका अनुभव सबसे ज़्यादा होता है, और जितनी ही दूर हम जाते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे हम कह दें कि कोई टार्च जलाएं, टार्च के एकदम निकट अगर हम खड़े हैं वहाँ पर कोई वस्तु देखते हैं तो वो बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे उसके प्रकाश की जो तीव्रता होती है वैसे हमें कम अनुभव कराती है, और हमें अच्छा स्पष्ट होना वैसे वैसे कम होता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि हमको अच्छा दिखाई ही नहीं देता है। सेम प्रोसेस यहाँ, पृष्ठ के हम जितना निकट होंगे उस पर बड़ रेखाएं उतनी ज़्यादा प्रवेश करेंगी, आवेश से जितना हम दूर जाएंगे बड़ रेखाएं उतने ही कम प्रवेश करेंगी, और जितनी ज़्यादा बड़ रेखाएं प्रवेश करेंगी उसके फ्लक्स उतने ही ज़्यादा होंगे। अब ये तो प्रोसेस हमारा ये था। अगर हम इसी चीज़ को दूसरी भाषा में, बोलचाल की भाषा में अगर हम समझना चाहें बच्चों, तो इसको समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं? कह ये सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक बीकर है, एक कोई नल है। अब यदि बीकर का मुंह छोटा हो, इतना हो, और पानी जब गिरेगा ऐसे, तो आधे पानी क्या कर रहा है, बीकर के बाहर चला जा रहा है, और आधा पानी क्या कर रहा है, बीकर में प्रवेश कर रहा है, यानी बीकर में कम पानी आ रहा है। यदि उसी के क्षेत्रफल को हम बढ़ा दें तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर सारे पानी क्या हो रहे हैं, बीकर पे गिर रहे हैं। अब हम सीधा अपने फार्मूले पे चलते हैं। आगे देखते हैं कि बड़ुल फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब एकदम फाइट रूप में समझिए, बड़ रेखा के बड़ुल फ्लक्स क्या है? किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले संपूर्ण बड़ रेखाओं की संख्या को, या कुल बड़ रेखाओं की संख्या को बड़ुल फ्लक्स कहते हैं। बड़ुल फ्लक्स को फाई द्वारा या फाई ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बड़ुल फ्लक्स को फाई ई द्वारा व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। एक चीज यहाँ क्लियर हो, फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या वेक्टर फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अब ये जो ए है और डी ए है ये क्या है? ये दोनों क्षेत्रफल हैं, दोनों क्या हैं? क्षेत्रफल है। लेकिन ए क्या है? ये कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल। और जो डी ए है बच्चों ये क्या है? ये सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल। अब चीजें समझ में आ रही होंगी कि वैद्युत फ्लक्स के जो फाई ई है ये क्या है? वैद्युत फ्लक्स का है, वैद्युत फ्लक्स का है।
किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले संपूर्ण बहिरुह बड़ रेखाओं की संख्या को बहिरुह फलक कहते हैं। बहिरुह फलक को फाई ई द्वारा व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू ए वेक्टर, वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर जो होगा ये सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा, और जब सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा तो यहाँ क्या होगा, डी फाई ई होगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, फ्लक्स पैदा होगा या फ्लक्स हमें प्राप्त होगा। जितना बड़ा थैला होगा उतना ही बड़ा उसमें सामान हम रख सकते हैं। जितनी बड़ी बोरी होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें सामान रखा जा सकता है। बोरी का क्षेत्रफल जितना कम होगा, थैले का क्षेत्रफल जितना कम होगा, उतना ही कम उसमें सामान आ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो दोनों फ्लक्स का है, ये क्या है, कुल फ्लक्स का है, कुल फ्लक्स है, और ये सूक्ष्म फ्लक्स है, सूक्ष्म फ्लक्स है। तो बच्चों इस प्रकार हम इसको देख पा रहे हैं। ई का सूत्र होता है न्यूटन बटे कूलम, और ए जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि बहिरुह फलक का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम होता है। क्यों? क्योंकि ई बराबर सूत्र होता है, बल क्षेत्र बराबर होता है बल बटे आवेश। बल का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है न्यूटन, जिनको एन द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलम होता है, जिसको हम सी द्वारा व्यक्त करेंगे। तो न्यूटन बटे कूलम, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक जो है वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम हो जाएगा। तो यहाँ तीन चीजें पूछी जाती हैं, क्या क्या, परिभाषा, सूत्र, मात्रक, और एक चीज पूछी जाती है जिन्हें हम कहते हैं बीमा। बीमा भी क्या किया जाता है बच्चों, पूछ लिया जाता है। इसकी जो बीमा होगी वो क्या होगी, फाई ई की जो बीमा होगी वो क्या हो सकती है, वो होगी m/L2t-3a-1। यानी कहेंगे न्यूटन की जो बीमा होगी, देख रहे हैं बच्चों, हम इसको प्रूव कर लेते हैं। फाई ई बराबर करेंगे, न्यूटन की जो बीमा होगी वो m/L2 हो जाएगा, और कूलम की बीमा बच्चों AT हो जाएगा, और इसकी बीमा L2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा यम, यल को 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, और टी ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा, t-3, और ये ऊपर जाएगा a माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी m/L3t-1 a-1 हो जाएगा। तो इस प्रकार तीनों भी चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं। तीनों चीज़ें इस प्रकार क्लियर हुई। बहिरुह फलक का जो परिभाषा है, किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला संपूर्ण बहिरुह बड़ रेखाओं की संख्या को बहिरुह फलक कहते हैं, या किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल बहिरुह बड़ रेखाओं की संख्या को बहिरुह फलक कहते हैं। बहिरुह फलक को फाई ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर वेक्टर ए इंटू डी ए वेक्टर होता है, या फाई ई बराबर वेक्टर ए इंटू ए वेक्टर होता है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम होता है। इसकी जो बीमा होती है m/L3t-3 a-1 होती है। अब इसका जो प्रयोग है, अनुप्रयोग जो है बच्चों, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।